स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का विंग से उड़ान चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर दिन पॉलिटी का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम दैट इज़ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि 15 फरवरी को शेड्यूल्ड है। मेरे जो पहले लेक्चर्स हैं, जो पहली बार इन लेक्चर्स को देखने वाले हैं, मैं आप लोगों को उन लोगों के लिए मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पहले लेक्चर्स में जाएँ, वहाँ देखें कि मैंने किस तरीके से पढ़ा है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और ये चीज़ मैं हर लेक्चर के पहले बताता हूँ आप सभी को। तो जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट के पार्ट वन पार्ट टू के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि पार्लियामेंट समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था दोस्तों, कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये बेसिकली आपके लीडर है। लोकसभा के लीडर को क्या कहा जाता है? स्पीकर। राज्यसभा के लीडर को क्या कहा जाता है? चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होता क्या है दोस्तों कि हर एक जब भी हाउस बैठ रहे होते हैं ना, या 10 लोग अगर बैठ के बात कर रहे हो, तो उसमें एक लीडर होना चाहिए जो कि उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, डिसिप्लिन को वहाँ पर कंट्रोल रखे। तो स्पीकर कहा जाता है लोकसभा का। जब सेटिंग्स होती है या जो बिल पे डिस्कशंस होते हैं ना, वहाँ पर जो होस्ट होते हैं उन्हें स्पीकर कहा जाता है। और स्पीकर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है लोकसभा में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्पीकर होना चाहिए और उसकी ये पावर्स हैं और इस तरीके से प्रोसीजर्स हैं। तो आज हम लोग स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इलेक्शन एंड टेन्योर। लोकसभा की मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में आपका स्पीकर की इलेक्शन होती है। वही सीट लेते हैं अपनी। ठीक है। और उसी के हिसाब से वो अपने आगे के रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से हाउस की प्रोसीडिंग्स को कन्वे करते हैं। ठीक है। इसमें इतना ही था समझने का, इस पार्ट में इतना ही था समझने को, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वैकेंसी हो जाती है, स्पीकर की सीट अगर वैकेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस वक्त कौन आएगा भाई उसकी जॉब पे? वो आएगा डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर के साथ डेप्यूटी स्पीकर होता है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी कि अगर स्पीकर रिज़ाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वो देता है प्रेसिडेंट को नहीं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है डिप्यूटी स्पीकर को। ये आप लोगों को याद रखना है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इस चीज़ को आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है इससे। तो ये चीज़ आपको याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। चलिए, अब कैसे कैसे अगर स्पीकर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या रीजंस हैं? तो ये है भाई, इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर नहीं है वो, ठीक है, या वो अपना रिज़ाइन जो है, रेजिग्नेशन जो है, वो डिप्यूटी स्पीकर को दे रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, आप लोगों को ये चीज़ फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है। या ये है कि वो अपना रेजोल्यूशन जो है उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट का रिमूवल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, है ना, उसी तरीके से इनका रिमूवल होता है। यहाँ पर इम्पीचमेंट यूज़ वर्ड नहीं किया जाता है। इम्पीचमेंट सिर्फ आपके लिए प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि रिमूवल ऑफ स्पीकर जो है वो 14 डेज़ के एडवांस नोटिस पर होगा, बस आपको इतना याद रखना है। और वो दोनों हाउस में होगा। इनिशिएट लोकसभा में हो सकता है, वाई? क्योंकि स्पीकर जो है वो लोकसभा के हैं, लीडर। तो लोकसभा में इनिशिएट हो लगता है, लेकिन दोनों हाउसेस से प्रिसाइडिंग जो, मतलब जो सेटिंग हो रही है वहाँ से उन दोनों हाउसेस का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, यहाँ से बस इतना समझने का था। अब देखिए, इट शुड बी नोटेड हियर दैट व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टू द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 5 साल हो गए मोदी साहब को, तो आने वाले टाइम में जैसे ही न्यू इलेक्शंस होंगे ना, तो जैसे ही न्यू मेंबर्स बनेंगे लोकसभा के, जो भी मेजोरिटी में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जो वहाँ पर डिस्कशन करने के लिए बैठेगी बिल्स को लेकर के, उस वक्त पुराने स्पीकर ही होंगे। याद रखना है आपको, ऐसा नहीं कि स्पीकर एकदम से अपनी सीट छोड़ देते हैं। नया स्पीकर जब तक ना आ जाए तब तक वो अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं। और ये सब टाइमली ही होता है, स्पीकर की जो वैकेंसी होती है वो टाइमली ही फिल हो जाती है। बस आप लोग को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो अचानक से अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं। कब छोड़ेंगे? जब नया इलेक्टेड स्पीकर आ जाए उनकी जॉब पर। ठीक है। अब इनकी पावर्स ये हैं कि देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हेड ऑफ द लोकसभा, ठीक है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, जैसा कि बताया गया है कि वहाँ पे जो मेंबर्स को प्रिविलेजेस, जो अथॉरिटीज़ उन लोगों को दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, वहाँ पर उस चीज़ के वो गार्डियन है, वो बचाएंगे आपकी ताकत को और आपके प्रिविलेजेस को, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है। ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस। वो बोलेंगे बिल्स को लेकर के, इनिशिएट करेंगे डिस्कशंस को कि दिस इज़ द बिल ऑफ द टुडे हाउस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर दिस। और या नया अमेंडमेंट आना हो लॉ को, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल स्पोक्समैन है। ठीक है, जो सारी चीज़ों को इनिशिएट करते हैं। और इनका एंड में यही, उसे एक लॉ बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल भी होता है। ठीक है।
ही इज़ मच मोर देन मेयरली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, मतलब स्पीकर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को निकालना है, उनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चालू करना है, तो 100 मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पर 50 मेंबर्स वहाँ पे इनिशिएट हो सकते हैं। वो मेंबर्स पहले स्पीकर को भेजेंगे, स्पीकर जो है उससे अगर ठीक लगा तो स्पीकर को भेजा जाएगा पहले कि यार ये है एडमिसिबल, एडमिशन उस रिमूवल का लेना है कि नहीं लेना है, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर साहब कमेटी बनाएंगे, कमेटी के बाद फिर फाइनली प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होगी उस पर। तो स्पीकर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिर्फ एक लॉ बनाने के चलते, ठीक है। चलिए, स्पीकर का मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा कुछ ऐसे बने हुए हैं रूल्स, वहाँ से उनका पावर डिराइव होता है। ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ऑर्डर एंड डेकोरम डिसिप्लिन बना के रखते हैं वो वहाँ पर, ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन, मैंने बताया कि अगर कोई बिल पे लॉ चल रहा है तो वो इंटरप्रेट करेंगे, उन्हें सही लगा तो वही आगे जाकर कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी उन्हीं के पास है, किसी भी बिल को लेकर के या किसी भी रूल और लॉ को जो बदलना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। ही एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड्स द मीटिंग, मतलब कि या तो हाउस को रोक दिया, ठीक है, कि 2 घंटे बाद मिलेंगे, जैसे कि जज हमारे बोलते हैं ना, द हाउस इज एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए कोर्ट अभी 2 घंटे के बाद मिलेगा कोर्ट, वैसे ही ये है, इनके पास अथॉरिटी है कि 2 घंटे का इन्होंने गैप दे दिया, ब्रेक दे दिया, चाहे वो किसी भी दिन हो सकता है, चाहे हंगामा होने लग जाए या किसी तरह की और मतलब आई मीन लाइक इलॉजिकल चीज़ें होने लग जाए वहाँ पर, तो इनके पास ये अथॉरिटी कि वो उस वक्त प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं एंड सस्पेंड्स द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ अ कोरम, ठीक है। कोरम मतलब क्या हुआ ये पहले बता चुका हूँ मैं, कोरम मतलब हुआ अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस बहुत कम है, मतलब कि मानिए कि 545 में से सिर्फ अगर 2 लोग 3 लोग ही आए हैं अभी, तो उसमें क्या किसी बिल या किसी लॉ को लेकर डिस्कशन होगा, तो वो सस्पेंड कर सकते हैं उस सेशन को पर्टिकुलरली, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट सेंटेंस। देखिए स्पीकर का एक रोल ये है कि जैसे कि कोई बिल है, ठीक है, ऑपोजिशन है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फॉर्म है, मोदी साहब है और इधर कांग्रेस है। अब मोदी साहब ने कोई बिल लाया, अब बिल में क्या चीज़ हो रही है, कहा जा रहा है कि भाई ये लॉ होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ से वोटिंग हुई उस बिल को लेकर के, ठीक है। अब ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन बन गई ना कि वहाँ भी 4 लोगों ने बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए और यहाँ 4 लोगों ने बोला कि हाँ होना चाहिए, तो डेडलॉक हो गया। तो एक वोट तो चाहिए था कि मेजोरिटी में बिल जीत जाए, वो मेजोरिटी में आते हैं स्पीकर साहब, वो अपना कास्टिंग वोट उसे कहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजॉल्व डेडलॉक, इतना बस समझना जरूरी था आपको इसमें से, ठीक है। ही प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है। अब जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा है, उन दोनों में कोई बिल में डिस्कशन हो रहा है, तो जॉइंट सिटिंग में उसको प्रिसाइड या उसको हेड कौन करेंगे, वो होंगे स्पीकर साहब, चेयरमैन नहीं, स्पीकर, ऑलवेज स्पीकर, याद रखना है आपको। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली बात हो गई है कि नहीं, इस प्रोसीडिंग्स को काफ़ी सीक्रेटली रखना है, ताकि मे भी चाहे वो वॉर को लेकर के हो या कुछ ऐसे इमरजेंसी क्राइसिस के लेकर के हो जहाँ पर उसे सीक्रेट रखना अभी ज़रूरी है, तो वो स्पीकर साहब के पास जाएंगे और वो कहेंगे कि सर हमें करना है एक सीक्रेट मीटिंग करवाइए, तो सेशन सीक्रेट सेशन हो जाएगा। बिल्स के बारे में ये है दोस्तों कि कुछ बिल्स होते हैं हमारे मनी बिल्स होते हैं, कुछ हमारे फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, कुछ हमारे नॉर्मल बिल्स होते हैं। मनी बिल कोई बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये करेंगे हमारे स्पीकर साहब। ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में याद रखनी है कि हु क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि हु विल बी दी वन हु विल बी डिसाइडिंग विच बिल इज मनी बिल और नॉट, और इट्स फाइनल इंटरप्रिटेशन, दैट इज स्पीकर, ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन मैंने बताया है, अगर कोई लोकसभा का मेंबर एमपी जो है वो इसको डिस्क्वालीफाई करना है और उसके रूल्स ऑफ ग्राउंड्स एंड डिफेक्शन पर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर कुछ है सही में जहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि उन्हें निकालने की ज़रूरत है, तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, दैट इज स्पीकर। स्पीकर बोल देगा तो ख़त्म हो जाएगा अब वहाँ पे उनकी मेंबरशिप, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट इज चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट। अब देखिए क्या है ना कि हर पार्लियामेंट में हमारा क्या है, हर चीज़ को लेकर एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी बैठती है, वो उस स्पेसिफिक कमेटी जो बनती है वो उस लॉ के लिए बनती है, कि जैसे कि अब इकोनॉमिक्स पे कोई लॉ आ गया है, तो वहाँ पर हर एमपी तो शायद इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको इकोनॉमी पता हो। तो वहाँ पर स्पीकर साहब जो है पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं उस चीज़ को लेकर के, जो कि अपना रिजल्ट्स और फाइंडिंग करते हैं, 1 महीने के बाद उनकी रिजल्ट फाइंडिंग्स आ जाती है
कि सर इस बिल को लेकर के ये चीज़ हमने फाइंड आउट की है, और फिर उसके बाद डिस्कशंस चालू होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अपॉइंट कौन करता है? दैट इज स्पीकर, याद रखना है बस आपको, ठीक है। चलिए, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। अब स्पीकर की जो पोजीशन है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है। मतलब अगर स्पीकर साहब की अथॉरिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, या मतलब उन्हें एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा है उनके अथॉरिटी पर, ही हैज़ अ राइट टू टू adjourn the house proceedings or to dissolve the house proceedings for a while, जिसे हम लोग कहते हैं sin qua non। ठीक है, कितना टाइम तक है किसी को पता नहीं है, कितना टाइम तक अभी कर दिया है बंद। चलिए, फॉलोइंग थिंग्स, वही मैं बताया कि सिक्योरिटी ऑफ टेनोर इनकी जॉब है, ठीक है, शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है, सैलरीज एंड ऑल दैट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल दैट मेंबर्स आर नॉट बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, इनको रिमूवल निकालने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा बस। सैलरीज एंड लॉसेज मैंने बताया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहले भी वहीं भी बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी वहीं से आती है ना। कैन नॉट बी डिस्कस्ड, ये तो मैंने आपकी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट से पहले ही बताया था कि जो भी बातें होती है इनके क्वेश्चन पर किस हिसाब से इन्होंने होस्ट किया या उस तरीके की डिबेट को लिया, इस पर क्वेश्चंस किसी भी नहीं कर सकते हैं, ना कोर्ट कर सकता है ना कोई कर सकता है, डिस्कशन नहीं कर सकते हैं आप। मतलब इन्हें लायबल नहीं है, आप ये लायबल नहीं है आपके साथ कि आपको बताएं कि मैंने ऐसा किया इसलिए। ये हाउस ऑफ प्रोसीडिंग्स में ही हो सब कुछ है, और वहीं तक है बस, ठीक है। रेगुलेटिंग प्रोसीजर ही बता चुका हूँ कि भाई रेगुलेट करना है हाउस की जब प्रोसीडिंग चल रही है। ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बता चुका हूँ, जब ऐसा डेडलॉक आ गया तभी वो वोट करेंगे, तभी उनका वोट मैटर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अब ही हैज़ गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन प्रेसिडेंस, ठीक है, इस पे अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है, जो कि हमारी हायरार्की बनी हुई है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब की ना एक हायरार्की बनी हुई है, पोजीशन डिसाइड किए हुए हैं प्रेसिडेंट्स। तो हमारे जो स्पीकर साहब की जो पोजीशन है वो अलॉन्ग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो समझिए कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये, ठीक है। इन ब्रिटेन उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्रिटेन में किस तरीके से नॉन पार्टली मैन है और ये है, क्योंकि अभी हमें अपने एग्ज़ाम को लेकर के फोकस करना है, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे मैंने स्पीकर का बताया, डेप्यूटी स्पीकर को ज़्यादा नहीं है, अगर उसके बाद कुछ ऐसी वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वो भी डेप्यूटी स्पीकर भी जो है वो उन्हीं मेंबर से ही होंगे, वो ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन होकर के आएंगे, वो उसी मेंबर से होंगे। तो उन्हीं मेंबर से इलेक्ट होकर के वो आएंगे, और वहाँ पर वो उनका कुछ ना कुछ ड्यूटी, जब नहीं है स्पीकर साहब तो उनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे उस वक्त, ठीक है। वो भी ऑफिस में रहते हैं, और आई मीन कि ही हैज़ द राइट टू इन्वॉल्व इन एवरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ठीक है। लेकिन इनका वोटिंग तभी मैटर करेगा जब वैकेशन क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेशन बोल रहा हूँ, वैकेंसी क्रिएट होगी, सॉरी फॉर दैट। वैकेंसी किसकी? जब स्पीकर साहब किसी कारण, किसी रीज़न की वजह से अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि इफ़ रिजाइंस बाय राइटिंग टू द स्पीकर। अब देखिए, स्पीकर अगर रिजाइन करेगा तो डिप्यूटी स्पीकर को करेगा लिख करके, और डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो किसको लिखेगा? स्पीकर को, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे को ही रिजाइन कर सकते हैं, किसी और को लिखना नहीं है, ठीक है। ये सब वही है कि वो उनकी बॉडीज परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जब वो नहीं होते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इट शुड बी नोटेड हेयर दैट द डिप्यूटी स्पीकर इज नॉट सब ऑर्डिनेट टू द स्पीकर। मतलब कि स्पीकर जैसा बता रहे हैं डिप्यूटी स्पीकर करने के लिए, वो उनके नियम या उनके कानून के लिए वो फॉलो नहीं करेंगे। स्पीकर ने बोल दिया कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, नो, ही इज़ नॉट हिज असिस्टेंट। इनफैक्ट डिप्यूटी स्पीकर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब कि ऑलरेडी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है उनकी बातें, ठीक है। ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है रादर देन स्पीकर को। तो आप लोगों को ये कमेंट याद रखना है, क्वेश्चन में पेपर में आपका आ सकता है कि डेप्यूटी स्पीकर इज़ डायरेक्टली सब ऑर्डिनेट टू द स्पीकर, क्योंकि लगेगा बहुतों को आप लोगों को कि यार डेप्यूटी स्पीकर है तो नीचे ही है उसके, तो डायरेक्टली रिपोर्ट तो स्पीकर को ही करना चाहिए, लेकिन नहीं, he doesn't report directly, he is not subordinate to the speaker, but he reports directly to the parliament, okay, ये याद रखना आप लोगों को। ये भी मैंने बताया कि फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं कर सकते हैं, सेम जैसे स्पीकर का बताया था कि वोटिंग आएगा जब डेडलॉक आएगा तभी वो कर पाएंगे, अगर उस वक्त स्पीकर की पोजीशन में वो है, ठीक है। जब स्पीकर प्रिसाइड कर रहे होंगे ना, हाउस में डिस्कशन चल रहा होगा, तो डिप्यूटी स्पीकर एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रखे होंगे। वो ऐसे उठ करके वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि मैं डिप्यूटी स्पीकर हूँ तो मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ, नहीं, इट विल बी अ नॉर्मल पर्सन आउट देयर, ठीक है। चलिए, उनकी भी सैलरी एंड सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है।
ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री में चल जाएंगे हम लोग, इसी को समझने की ज़रूरत नहीं है उतनी। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखना। मैंने आप लोगों को बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब ओथ लेते हैं, फॉर्मेशन लेते हैं, कसम खाते हैं कि अपनी जॉब इस तरह से करेंगे। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर नेवर टेक्स एन ओथ, ये याद रखिएगा। दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है अभी, कि डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर डज नॉट टेक एन ओथ और एफर्मेशन फॉर देयर जॉब। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, ये सब तो हमारा हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री पे जाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद क्या है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। अब देखिए क्या है ना, इसके बाद कुछ पैनल्स भी बनते रहते हैं हमारे। ठीक है, कि जहाँ पर स्पीकर साहब जो है ना, वो जो मेंबर्स वहाँ पर है ना, उनमें से नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन्स को। कोई एक ऐसी ही हाउस की प्रोसीडिंग के लिए चेयरपर्सन बनाया गया है, तो उसकी नॉमिनेशन कौन करता है? वो स्पीकर साहब होते हैं, ऑब्वियसली लीडर है वही करेंगे। तो नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन्स। ठीक है, नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन्स। वो 10 से ज़्यादा चेयरपर्सन्स नहीं होने चाहिए, उसमें कम ही रखते हैं लोग की, लिमिट है इन लोग की, अपनी लिमिट है, जो कि आप लोग को याद रखना है। हालांकि चांसेस इतने ज़्यादा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, लेकिन फिर भी बस समझ लीजिए, समझने के तौर पर है। वो जो 10 चेयरपर्सन होते हैं ना, ये क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? जब स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो कोई तो चाहिए भाई जो कि वहाँ पे रूल्स प्रोसीडिंग्स को जज कर पाए, वहाँ बैठ कर लीडरशिप दिखा पाए अपनी, है ना। चलिए, इन दैट सेंस जब स्पीकर चेयरमैन आएगा करने के लिए, तो ये याद रखिएगा कि चेयरमैन के पास सेम पावर है जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के पास है। ठीक है, चलिए, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। ये सब भी वही है जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी। अब स्पीकर प्रोटेम होता है एक दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्हाट डिड यू मीन बाय स्पीकर प्रोटेम। इसका मतलब सीधा ये है ब्रो कि दोस्तों, कि स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा जो जब खाली कर देते हैं ना अपनी सीट, जैसे कि न्यू लोकसभा आ गया, ठीक है, उनके पहले मीटिंग से पहले प्रेसिडेंट साहब जो है ना, वो जो स्पीकर की जो वैकेंसी होती है वो उस वक्त बन जाती है। ठीक है, अगर इलेक्शंस टाइम पर नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीकर तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक न्यूली इलेक्टेड स्पीकर नहीं आएगा। लेकिन स्पीकर प्रोटेम तब है ना, कि मान लीजिए कि 2 दिन का गैप हो गया और गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है और प्रोसीडिंग्स करनी है किसी तरीके से, तो 1-2 दिन के लिए जो स्पीकर बनता है ना प्रोटेम, वो अमंग दी मेंबर्स ही होता है। और वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, जो कि पहले न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को एडजर्न करता है, मतलब प्रोसीडिंग्स को गवर्न करता है उस टाइम पर। बस इतना है। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम, जब स्पीकर स्पीकर वर्ड आ गया प्रोटेम में, तो भाई स्पीकर के पावर्स भी सेम होंगे, उसके पास इक्वल पावर्स होंगे। तो बस इतना रखना है। फर्स्ट स्टेटेड ऑफ न्यूली हु अपॉइंट हु रेगुलेट्स और प्रोसीड विद द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये आपको याद रखना है, दैट इज स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, वो कोई और नहीं, स्पीकर साहब नहीं है, स्पीकर प्रोटेम, जो कि 1-2 दिनों के लिए मुश्किल से होते हैं, या सिर्फ फर्स्ट जो आपकी मीटिंग होती है न्यूली लोकसभा की, उसमें वो उसे रूल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने स्पीकर के बारे में पढ़ा ना, वैसे ही चेयरमैन के बारे में सेम वही बात है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही है, सब कुछ वही है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन्हें कहा जाता है, जो कि हम लोग को पता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इनमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी पहले से बताते हैं। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट से उन्हें हटा दिया गया, तभी वो हमारे जो वाइस चेयरमैन है, वो मतलब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, उनसे भी उनका इस्तीफा हो जाएगा। ठीक है, ये बता चुका हूँ। स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। ठीक है, हिज डिसीजन इज़ फाइनल। जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, हमारा लोकसभा और राज्यसभा की, उसको कौन करता है? प्रिसाइड्स स्पीकर होते हैं। ठीक है, स्पीकर साहब अपनी मेंबरशिप नहीं खोते, याद रखिएगा। स्पीकर हैज़ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, लाइक अनलाइक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब की भी कोई मेंबरशिप नहीं होती है हाउस को लेकर के। ठीक है, मेंबरशिप उनको लेकर के, हाउस को लेकर कोई मेंबरशिप नहीं होती है। उसी तरीके से हमारे चेयरमैन साहब हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट भी तो है ना इंडिया के, एट द सेम टाइम, बट द सेम टाइम वाइस प्रेसिडेंट भी है इंडिया के। तो उनका भी कोई चेयरमैन नहीं, मतलब उनका कोई मेंबरशिप नहीं रहता है हाउस को लेकर के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़े दिमाग में याद रखनी है आपको, है ना। स्पीकर होते हैं, ही इज़ अ मेंबर, बट द चेयरमैन इज नॉट
मेंबर, और जब वो मेंबर नहीं है हाउस के तो वो वोट पहले इंस्टेंस में नहीं कर पाएंगे, लेकिन इक्वालिटी ऑफ वोट्स पे वो ज़रूर करेंगे दोस्तों, ये भी बात है। जब डेडलॉक आ जाएगा तो भाई चेयरमैन को तो करना ही पड़ेगा ना फिर। आप समझिए ना, जो कि लीडर है एक जगह का, अगर 10 लोगों में अगर 5 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है और 5 लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, तो उस बिल में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि कोई आकर के कास्टिंग वोट कर दे अपना, कि नहीं नहीं भाई मैंने डाल दिया अपना कास्टिंग वोट तो मुझे सही लग रहा है तो सही हो जाएगा ये। तो मेजोरिटी हो गई वोट्स की, मैंने पता ही बताया कुछ स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि जब हमारे प्रेसिडेंट साहब या वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब नहीं वाइस प्रेसिडेंट साहब, जब वाइस प्रेसिडेंट की जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। तब वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का ही काम कर सकते हैं। हालांकि इतना काम नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, वो एक बहुत ही डेजिग्नेटेड और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उतना ज़्यादा काम होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जिस टाइम पर वो वाइस प्रेसिडेंट की कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं वो, तो वहाँ पर क्या है कि वो राज्यसभा की जो जो मतलब डिस्कशंस को रेगुलेट वो नहीं करेंगे, ही कैन नॉट प्रिसाइड। वहाँ पर कौन आएगा आपका डिप्यूटी चेयरमैन, जैसे कि डिप्टी स्पीकर था ना, वैसे ही डिप्यूटी चेयरमैन है, ठीक है। अब यहाँ से डिप्यूटी चेयरमैन देखिए ये सब वही लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड पे भाई सैलरी जाएगी, सब कुछ वैसे ही सेम है, इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं, सब कुछ वैसे का वैसे ही सेम है, बस वही चीज़ें चिपकानी है यहाँ पर। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब जैसे कि हमने डेप्यूटी स्पीकर का पढ़ा ना, वैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन, ज़्यादा कुछ इसमें समझना कि है नहीं कि वही मेंबर खो दिया उन्होंने, राइटिंग दे दी चेयरमैन को अपनी, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया अपना चेयरमैन को, सब वही है, 14 डेज एडवांस नोटिस में पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों पोजीशन में, बस हाउस का डिफरेंस है। डेप्यूटी स्पीकर हो गए आपके लोकसभा के और डेप्यूटी चेयरमैन हो गए आपके राज्यसभा के, और कुछ नहीं है। इन द सेम वे जैसे मैंने बताया कि डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, इन द सेम वे डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, ठीक है, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, देयर डेप्यूटी स्पीकर वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। चलिए ये भी बता चुका हूँ, जब अगर चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन साहब वोट करेंगे अपना, बता चुका हूँ, अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो तभी करेंगे, ठीक है ना। सेम वही है कि जब स्पीकर साहब प्रिसाइड कर रहे होते तो डिप्यूटी स्पीकर जो नॉर्मली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, उसी तरह यहाँ पे जब चेयरमैन साहब कर रहे हैं तो डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो बस सिंपली अपना वहाँ पे एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स ऑल, इतना ही है, ठीक है। चलिए, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यहाँ पे भी सेम है जो मैंने आपको बताया ना कि चेयरपर्सन ऑफ दी लोकसभा, सेम वहीं पर है कि उन्हीं के मेंबर से चुना जाएगा, अगर दोनों नहीं है तो कुछ टाइम के लिए उन्हें चुना जाएगा ताकि वो कुछ एक दो दिनों के लिए संभाल सकें चीज़ों को, ठीक है, बिल्स को लेकर के। ठीक है, देखिए, इट मस्ट बी emphasized here that a member of panel of vice persons cannot preside over the house when the office of the chairman or the deputy chairman is vacant. During such time, the chairman's duties are to be performed by such member of the house as the president may appoint for the purpose. इसका मतलब ये है कि अगर चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन की जो वैकेंसी अगर क्रिएट हुई है, ठीक है, तो वो उस वक्त क्या है कहा गया यहाँ पे कि दैट अ मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस पर्संस कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इज वेकेंट, ड्यूरिंग सच टाइम चेयरमैन ड्यूटीज आर टू परफॉर्म बाय सच मेंबर एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस। ये चीज़ सेम आपकी स्पीकर के हाउस में भी कही गई थी, जब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब आएंगे, वो वहाँ पर चुनेंगे उन मेंबर्स के बीच में, लेकिन चेयरपर्सन नहीं उस हाउस के प्रेसिडेंट को प्रिसाइड करेगा, ये याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे इतना है नहीं, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए सुनने के लिए, समझने के लिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तब अलग चीज़ है लेकिन बेसिकली अभी हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं हमारे पार्लियामेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पार्लियामेंट जो है वो एक हद तक ख़त्म हो गया, ठीक है। हम लोगों ने पार्लियामेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पढ़ ली हैं, क्या है उसमें मनी बिल क्या होता है, पावर किसके पास है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है लोकसभा मेंबर्स की, ओथ एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, है ना। अब ये है कि दोस्तों इसके बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे किस पर, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत पे, लेकिन उसके पहुंचने से पहले अभी हम लोग मैराथन सेशन करेंगे। मैराथन सेशन, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, एमसीक्यूज़ जो मैं डालूंगा इसको हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। दो पार्ट निकालूंगा दोस्तों मैं एमसीक्यूज़ के मैराथन सेशन के, जहाँ पर हम लोग हर एक एमसीक्यूज़ को बहुत ही कॉमन सेंस के साथ, मतलब आप देखिएगा कि
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक छोटी सी समझ के साथ ना आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप में चाह है तो करने की। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे इस एक मैराथन सेशन के साथ। उसके बाद जाकर के फिर हम लोग चालू करेंगे आपका म्यूनिसपैलिटी एंड पंचायती राज सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले ही बता चुका हूँ, पंचायती किस में होता है, शेड्यूल 11th में। म्यूनिसपैलिटी किस में है, शेड्यूल 12 में, है ना। शेड्यूल्स है ना, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। शुरुआत में जब थे तो कितने शेड्यूल थे, सिर्फ सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। अब कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे। उसी तरह से आर्टिकल्स भी थे हमारे पहले, अब चेंज हुए हैं आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और विंग से उड़ान हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा आप लोगों की प्रिपरेशन की इस जर्नी में। तो पार्लियामेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम लोग दोनों लेक्चर्स करेंगे किसके, MCQs मैराथन सेशन के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, शबक है, शुभ रात्रि आप सभी को।